हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन का लेक्चर नंबर 7, जहां पे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। और सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम NSR भी बोलते हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम ESR बोलते हैं। और जो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास, वो आएगी रिएक्शन विद मेटल। अगर आप याद करो, हमने हेलो एल्केन्स में NSR और रिएक्शन विद मेटल पढ़ा था, लेकिन हमारे पास वहां पे ESR की जगह पे क्या हुआ करता था, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ करता था। तो ये दोनों रिएक्शन तो हमें उसी की तरह पढ़नी है, लेकिन बस हमें अलग क्या पढ़ना है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अगर आप याद करो, हमने करा था हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक हेलो एल्केन था, और उस पे कौन अटैक करता था, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। ठीक है जी। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो कार्बन पे अटैक करके हेलोजन को रिमूव करता था। और हमारे पास यहाँ पे क्या बनता था, कार्बन, और यहाँ पे नया न्यूक्लियोफाइल आता था, और यहाँ पे जो हेलोजन था, हेलोजन एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता था। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप यही काम बेंजीन के साथ में करेंगे, अगर आपके पास एराइल हैलाइड होगा और आप सोचेंगे कि मैं बेंजीन के साथ में भी क्या करूंगा, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करूंगा और इसको रिमूव करूंगा, और मेरे पास बड़ा इजीली क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन होगा, और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा, और जो हेलोजन है वो एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो ये करना तो पॉसिबल है, लेकिन ये वाली चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजीली दिखा देते हैं, लेकिन जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजीली नहीं दिखाते। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। अब सुनना, दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, जो मैंने बताया, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब देखो बेटा, इसके जो रीजन है आपके बोर्ड में हो, जे में हो, नीट में हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, बोर्ड्स में तो ये लिखने के लिए आते हैं, तो आपके इसके 4 रीजन है, और चारों में एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी आप 2 से 3 रीजन इसका लिख सकते हैं। सबसे पहला रीजन यहाँ पे जो हमारे पास ये एनसीईआरटी बता रही है, वो है रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से चेक करो, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे बेंजीन है, इसको मैं क्लोरोबेंजीन बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे लोन पेयर है। तो डबल, सिंगल और यहाँ पे लोन पेयर में क्या चलती है, रेजोनेंस। और कहाँ से कहाँ को चलती है, लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ को चलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर को शिफ्ट होगा, और ये वाला डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, नीचे को आएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पे पॉजिटिव क्यों आए, क्योंकि इसने जब लोन पेयर का यूज किया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और जब ये नीचे को आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये वाला टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर आपको समझ में है। अब ये जब ये दूसरा आगे को शिफ्ट करेगा, तो ये भी आगे को शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अच्छा, फिर से मैं क्या देख रहा हूँ, डबल, सिंगल, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी क्या होगी, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगी, तो ये यहाँ को शिफ्ट करेगा, देखो डबल बॉन्ड यहाँ, और सिंगल बॉन्ड, सॉरी, ये जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ के आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर आप इन स्ट्रक्चर्स में चेक करो, यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 जगह पे मेरे पास क्लोरीन में डबल बॉन्ड आ रहा है, और एक जगह पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है। मतलब इन तीनों का अगर मैं कंबाइंड बनाऊं आपको, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमारे पास आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो मेरे पास क्या होगा, जो क्लोरीन है, अब ये जो लोन पेयर है, ये रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, और आपको क्या मिलेगा, ऐसे गोला सा मिलेगा, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड से एक ज्यादा बॉन्ड मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बेटा, जब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थोड़ी है कि इजीली यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की तरह टूट जाएगा। यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेजोनेंस इफेक्ट। इन हेलोएरीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द हेलोजन एटम आर कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। तो ये क्या बोल रहा है कि जो लोन पेयर है हेलोजन के, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं रिंग के साथ में। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये वाले फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं। दूसरी ये क्या बात बोल रहा है, जो कार्बन और हेलोजन
बॉन्ड एक्वायर ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जा रहा है, और जिसकी वजह से इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सुनना बात को ध्यान से। एज ए रिजल्ट बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोएरीन इज डिफिकल्ट देन हेलोएल्कीन। तो जिसकी वजह से इस हेलोएरीन का ये वाला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू हेलोएल्कीन्स। देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा सुनना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोफिल आता है यहाँ पे अटैक करता है और इसको रिमूव कर देता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये आपका इतना इजीली नहीं टूटता है, तो इसीलिए ये क्या बोलेंगे कि हमारे पास हेलोएरीन जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो ये था आपका पहला रीजन जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन हमारे पास आ रहा है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। जैसे कि अगर आप चेक करो, यहाँ पे एराइल हैलाइड है और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है। देखो एराइल हैलाइड में क्या है, कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसीलिए कौन सा हाइब्रिडाइज है, ये sp2। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन से कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये कार्बन क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज है। अब देखो इससे होता क्या है, आओ चलिए चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हेलोरीन है और यहाँ पे क्या है, हेलो एल्कीन्स है। ये आपके पास है sp2 और ये आपके पास है sp3। तो सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे sp2 में क्या होता है, परसेंट एच करेक्टर कुछ ऐसे होता है, spp, यही होता है ना आपके पास sp2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परसेंट एच करेक्टर, एच कितना परसेंट है बेटा, एच आपके पास है 33.3%, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे क्या है जी, sp3 है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एस है, पी है और पी है, और यहाँ पे पी आपका कितना है बेटा, 25% है। तो ऐसे बोलते हैं जहां पे एच करेक्टर, जहां पे एच करेक्टर ज्यादा होता है, जहां पे एच करेक्टर ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एच करेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा किसकी तरफ रखेगा, हेलोजन की तरफ को, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड की लेंथ जो है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा दूसरा अगर मैं बात बताऊं आपको, यहाँ पे जो है, यहाँ पे sp2 है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना हेलोजन की तरफ होगी ना कार्बन की तरफ होगी, वो हमेशा बीच में रहेगी। और दूसरा रीजन हमारे पास क्या है, दूसरा रीजन हमारे पास ये है कि रेजोनेंस की वजह से ये यहाँ पे है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और ये वाले जो कार्बन हेलोजन की बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन का बॉन्ड लेंथ। तो बस इस वजह से ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और इस वजह से ये वाला बॉन्ड वीक है। तो आओ इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन हेलोएल्किन, हेलोएल्किन मतलब इसकी बात कर रहा है, द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इज sp3। तो कार्बन एटम जो हेलोजन के साथ में अटैच है वो खुद क्या है बेटा, वो खुद है sp3 हाइब्रिडाइज। वाइल इन द केस ऑफ हेलोरीन, इसकी बात कर रहा है, द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये वही बात बोल रहा है कि इधर वाला कार्बन क्या है बेटा, आपके पास sp2 है और इधर वाला कार्बन आपके पास है sp3, ठीक है। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद ए ग्रेटर एस करेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी। समझ में आ गई मेरी बात, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन हेलोएल्केन व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा ये क्या बोल रहा है, सुनना बात को ध्यान से, ये बोल रहा है कि इसकी परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी अच्छे से होल्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से होल्ड नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ गई। अब सुनना, दस CX बॉन्ड इन हेलोएल्केन इज 177 पिकोमीटर। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कहाँ पे बेटा, हेलोएल्केन्स में है, वो थोड़ा सा लंबा है, 177 पिकोमीटर का है, वाइल 169 पिकोमीटर इन हेलोरीन। लेकिन अगर मैं हेलोरीन की बात करता हूँ वहां पे बॉन्ड लेंथ कितनी है बेटा, 169 पिकोमीटर। तो मैंने आपको बताया था ये बॉन्ड लंबा है जिसकी वजह से ये इजीली ब्रेक कर जाता है। लेकिन हेलोरीन का बॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है। अब इसको मैंने दूसरा रीजन क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो लंबा होता है, लेकिन अगर प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं है, वहां पे डबल बॉन्ड के कैरेक्टर भी है, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द शॉर्टर बॉन्ड देन लॉन्गर बॉन्ड, तो जिसकी वजह से इसके छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू इसके बड़े बॉन्ड को। हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव
लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि सर जो हेलोएरिन होता है वहां पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। दूसरा इसने रीजन जो हमें बताया, उन्होंने वो रीजन बताया कि सर यहाँ पे होता है sp2 हाइब्रिडाइज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का होल्ड ज्यादा अच्छे से होता है। ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका था दूसरा रीजन। थर्ड और फोर्थ रीजन वो बता रहा है, एक तो SN1 की वजह से और एक SN2 की वजह से। देखो ना तो ये SN1 दिखाने लायक है, ना ही ये SN2 दिखाने लायक है। अब देखो पहला रीजन जो ये बता रहा है, ये जो थर्ड रीजन बता रहा है वो SN1 के बेसिस पे बता रहा है। अब कैसे बता रहा है, आओ चलिए चेक करते हैं। देखो इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सुनना बात को ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा था SN1 में क्या होता है, दो स्टेप की प्रोसेस होती है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है, जैसे हमारे पास है RCl, तो ये क्या बनेगा, आपके पास R+ बनेगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। सबसे पहले आपका रिमूवल ऑफ क्या होता है, हेलोजन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। लेकिन आप अगर ध्यान से चेक करो, हमारे पास जो दूसरा केस हमारे पास बनता है हेलोएरिन का, हेलोएरिन का। मान लो आपने इसको तोड़ भी दिया, लेकिन क्या बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज टेबल है? अगर आपने क्लास +1 में इसको पढ़ा होगा तो ये बहुत 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 ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है। तो इसी की वजह से ये SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन कभी दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो पहला स्टेप ही क्या है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहां पे कार्बोकेटाइन को क्या होना पड़ता है, स्टेबल होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब हेलोजन लीव किया तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन जो बना वो स्टेबल ही नहीं बना, तो जिसकी वजह से ये कभी भी SN1 मैकेनिज्म नहीं दिखा सकता। अगर SN1 नहीं दिखाएगा तो बताओ जरा, कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा क्या? तो ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ हेलोरिन the phenyl cation formed as a result of self-ionization will not be stabilized by the resonance and hence therefore SN1 mechanism is ruled out। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, इसीलिए SN1 रिएक्शन ये कभी भी नहीं दिखा सकता। दूसरा रीजन भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेट पॉसिबल रिपल्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं SN2 की बात करूं, SN2 में क्या होता है, बैक अटैक होता है। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे R और यहाँ पे Cl है। अब न्यूक्लियोफाइल बेटा कभी भी यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव है, ये दोनों सेम साइड से तो नहीं आएंगे, तो ये क्या करेगा, ऑपोजिट साइड से आके पीछे से अटैक करेगा और इसको रिमूव करेगा, और मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे कार्बन होगा। मेरी बात समझ में आ गई थी? तो यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनता था, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता था। लेकिन अगर आप चेक करो, बेंजीन है ये, ठीक है, बेंजीन है, और वहां पे ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देखो वैसे तो सेम होता है, लेकिन मैंने ऊपर वाले को पिंक कलर से बताया और नीचे वाले को ग्रीन कलर से बताया। अब देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एटम है या मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करेगा, इस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर अप्रोच नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आएगी? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड में अप्रोच, इस कार्बन के बैक साइड में अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि जो SN2 का होता है वो क्या कोर रूल क्या होता है बेटा, बैक साइड से अटैक करना होता है, तो ये इसके अंदर घुस के अटैक नहीं कर सकता। अच्छा चलो मान लो कर भी दिया, लेकिन ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा ना कि बेंजीन के रिंग है और अंदर से आपके पास नया न्यूक्लियोफाइल लग गया, वो तो बाहर ही लगता है ना हमेशा। तो ये आपका SN2 रिएक्शन भी कभी भी नहीं दिखा सकता। तो ये बोल रहा है, इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन। तो सुनना बात को ध्यान से, ये बोल रहा है कि ये बहुत कम पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल को, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग को अप्रोच कर दे, यहां तक समझ में आएगी, इसके बैक साइड में अटैक करके इस हेलोजन को रिमूव कर सके। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ आएगी? तो मैंने आपको इसके बता दिए 4 रीजन, जो कि काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक एक करके दोबारा से देख के इसको याद करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि जो हेलोएरिन्स होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होता है, और उसके हमने 4 रीजन देख चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ऐसी रिएक्शन दिखाई है जहां पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, और वो कैसा है बेटा, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन है उसके क्लोरीन को रिप्लेस किया है किसने, हाइड्रोक्सी ग्रुप ने, और यहाँ पे क्या बना दिया बेटा, आपके पास फिनोल बना दिया। तो आओ इसको रीड करते हैं। Chlorobenzene can be converted into phenol by heating in aqueous sodium hydroxide solution at temperature 623 Kelvin and at pressure 300 atm। तो ये बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करते हैं एट 623 केल्विन एंड 300 atm का प्रेशर, तो वो क्या करता है, इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे आपके
कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया जाता है, इतना ज्यादा तड़पा दिया जाता है कि ये जो बॉन्ड है अब किसकी तरह बिहेव करता है, एक वीक बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। अब OH इस पे अटैक करेगा और इसको Cl को इजीली रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन ही ऐसी बना दी, आपने टेम्परेचर इतना हाई दे दिया, आपने प्रेशर इतना हाई दे दिया कि ये वाला बॉन्ड जो है वो मजबूरन वीक हो गया और यहाँ पे आपके पास OH जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब देखो आपने तो यहाँ पे इतने सारे रीजन बताए कि ना तो वो SN1 रिएक्शन दिखा सकता, ना ही वो SN2 रिएक्शन दिखा सकता, मतलब कि ना ही यहाँ पे क्लोरीन रिमूव हो सकता है, ठीक है, जो कि SN1 रिएक्शन दिखाए, और ना ही वो बैक साइड से अटैक कर सकता है जो कि वो SN2 रिएक्शन दिखाए। तो सर ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल है, हमें ये जानना है। तो ये ना तो SN1 से दिखाता है, ना ही ये SN2 से दिखाता है, ये तीसरी तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से दिखाता है, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये क्या चीज होती है, आओ चेक करते हैं। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में सबसे पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और उसके बाद में जो लिविंग ग्रुप है वो एलिमिनेट होता है। बात समझ में आ गई? देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है और यहाँ पे बेंजीन है। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे इस पे अटैक करने के बाद अब उसको पता चला कि क्लोरीन के कार्बन के साथ में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये तो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो अब किसको टूटना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। तो यहाँ पे वीक बॉन्ड सबसे ज्यादा कौन था बेटा, पाई बॉन्ड, तो ये टूट के यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, देखो साथ वाले कार्बन पे, ऑर्थो वाले कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पहले क्या था, क्लोरीन, और नया क्या आया है, OH आया है। तो यहाँ पे पहले था क्लोरीन और नया यहाँ पे क्या आया है, OH आया है। देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे पास हुई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जस्ट हमारे पास क्या हुआ है, ऐड ही हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये था एरोमेटिक और ये यहाँ पे जाने के बाद क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। तो ये क्या हमारे पास क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। तो ये स्टेबल से क्या हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है ना। अब ये रिंग दोबारा से कोशिश करेगी कि मैं एरोमेटिक बन जाऊं, तो जब वो कोशिश कर रही होगी ये डबल, ये जो अपना पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे देगी, और क्योंकि ये OH के साथ में इसका नया बॉन्ड बना है तो अब कौन लीव करेगा, अब आपके पास Cl लीव करेगा। तो यहाँ पे Cl जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये क्या हुआ, ये नॉन एरोमेटिक से दोबारा क्या बन गया, एरोमेटिक, और यहाँ पे Cl का लिविंग हुआ है तो Cl लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करी और फिर उसके बाद एलिमिनेशन करी। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये वाला जो हमने काम किया, ना हमने किया SN1 से, ना हमने किया SN2 से, ये किससे किया, हमने किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास ये क्या बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन। देखो हेलोरीन हमारे पास क्या था, लेस एक्टिव था। कैसे पता चला, देखो हमने कितने ज्यादा हार्श कंडीशन में कितना टेम्परेचर और प्रेशर देकर इसका ये बॉन्ड हमने वीक किया और फिर जाके न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक हुआ और फिर वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव किया। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देना कोई आम बात नहीं है। आप इसको नॉर्मल लैब में तो कभी करवा ही नहीं सकते। 300 ATM का प्रेशर अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ऑर्थो या पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लग जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज करती है। तो आओ मैं आपको बताता हूं कैसे इंक्रीज करता है। देखो आपके पास प्रॉब्लम क्या है, आपके पास प्रॉब्लम ये है कि जो क्लोरोबेंजीन के ऊपर जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन रिंग में जा रही है, और ये क्या कर रही है, इसके अंदर जो है जैसी डोनेट करती है इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा देती है कि ऑर्थो पे नेगेटिव आता है, पैरा पे भी नेगेटिव आता है और ऑर्थो पे भी दोबारा से नेगेटिव आता है। तो अब इसकी तरफ जब जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल बढ़ता है तो यहाँ पे उसको रिपल्शन फील होती है। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे दिखाएगा, जब वो न्यूक्लियोफाइल को मानता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या नहीं दिखा रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने क्या किया, अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। कहाँ पे, कहाँ बढ़ रही थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे और दोबारा से ऑर्थो पे, तो आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी वहीं पे लगाए। एक बार ही लगाया नाइट्रो ऑर्थो पे,
दूसरी बारी ऑर्थो पे भी लगाया और नाइट्रो पे भी लगाया, और तीसरी बारी दोनों ऑर्थो पे लगा दिया और एक पैरा ग्रुप पे लगा दिया। तो वहां से क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाया, वहां उसने क्या किया, उसकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करी। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अप्रोच कर सकता है। तो सबसे पहले उसने कहां पे लगाया, आपका पैरा पोजीशन पे लगाया। जैसे ही पैरा पोजीशन पे आपके पास नाइट्रो लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई। अब जो OH है वो यहाँ पे अप्रोच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हुई, तो OH यहाँ पे अप्रोच कर सकता है और यहाँ पे OH आ गया, लेकिन किसमें, एट 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो आपका ये 623 केल्विन से कितना हो गया, 443 केल्विन, तो करीबन 200 डिग्री जो है वो आपका 200 केल्विन जो है आपके पास कम हो गया। तो उसका क्या मतलब है, इतने कम टेम्परेचर पे भी अब वो रिएक्शन दिखा रहा है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है। और ये वाला क्वेश्चन आपके पास CBSE 2019 में आया था। नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ, तो OH ने OH हटा के यहाँ पे, सॉरी Cl हटा के यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, पैरा नाइट्रोफिनोल बन चुका है। नेक्स्ट हमने ये तो बात देख ली कि ऑर्थो पे लगाने से हमारे पास टेम्परेचर कम हो गया। अब हमारे पास दिमाग में ये बात आई कि जब एक एक पोजीशन पे लगाने से न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली अटैक कर पा रहा है, तो अगर मैं दो दो लगा दूंगा, एक पैरा पे भी लगा दूंगा और एक ऑर्थो पे भी लगा दूंगा, तब तो हमारे पास रिएक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हाँ, ऐसा ही हुआ। तो जब मैंने OH पे अटैक किया, ये आपके पास 368 केल्विन पे होने लग गया। तो पहले 623 केल्विन से कहाँ गया, 443 केल्विन पे गया। आपने क्या लगाया था, एक नाइट्रो ग्रुप लगाया, और जब आपने दो नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, बेटा सुनना बात को ध्यान से, 623 केल्विन से सबसे पहले किस पे गया, 443 केल्विन पे। कब, जब आपने एक नाइट्रो लगाया, और जब आपने दो नाइट्रो लगा दिए, तो आपके पास क्या हो गया बेटा, आपके पास यही वाली रिएक्शन जो है 368 केल्विन पे हो गई। मतलब दो नाइट्रो ग्रुप लगाने से देखो आपका डबल का डिफरेंस आ गया। बात समझ में आ गई। और बेटा जैसे ही आपने तीन नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगाए, ये तो सिंपल हीट करके आपकी रूम टेम्परेचर पे ही जो है वो रिएक्शन होने लगी। तो ये रिएक्शन कहां पे हुई, रूम टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर का डिक्रीज करना आपको क्या बता रहा है, कि टेम्परेचर का डिक्रीज करना आपको ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते जाएंगे, आपकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले एक नाइट्रो लगाया तो 443 केल्विन पे होगा। जब दो नाइट्रो लगाए आपने तो 368 केल्विन पे क्या हुआ, OH ने इजीली इस पे अटैक किया और यहाँ पे OH आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ 2,4 डाई नाइट्रो फिनोल बन चुका है। और बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब आपने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ में तीन तीन नाइट्रो ग्रुप लगाए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज्यादा कम हो गई ना। अब OH जो है वो इस पे सिंपल अटैक करके यहाँ से OH यहाँ पे ऐड हो गया, और आपके पास क्या बना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल यहाँ पे बन चुका है। तो सुनना, हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, अगर आप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाते हो, तो वो उसकी जो हेलोरीन है उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और उसका कैसे पता चला, ये जो टेम्परेचर का डिक्रीज है वही ये बात बता रहा है। अब यही बात जो है नीट और जेई में काफी ज्यादा बार पूछी जा चुकी है। नीट में तो शायद आपके पास 2023 में ये क्वेश्चन आया था, 2023 में क्वेश्चन आया था कि आपके पास एक है क्लोरोबेंजीन, एक है 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एक है 2,4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और एक है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ये बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो वो आपके पास यही है ना, क्योंकि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। अब OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और इसको रिमूव कर देगा। तो आपके पास ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास होता है ये, फिर आपके पास होता है ये, और फिर आपके पास होता है ये। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप ऐड होंगे, आपकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। क्यों, क्योंकि वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है और जो न्यूक्लियोफाइल आता है उसको अटैक करने देता है। नेक्स्ट आपको ये क्या बता रहा है कि अगर हेलो एरीन में अगर नाइट्रो ग्रुप लगता है तो वो कौन सी पोजीशन में ज्यादा इफेक्ट डालता है और कौन सी पोजीशन में इफेक्ट नहीं डालता है। तो सुनना इसको ध्यान से, द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये बोल रहा है कि अगर क्लोरोबेंजीन के और पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगाते हो, तो आपको इफेक्ट जो है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। However, no effect on reactivity of haloarine is observed in the प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। तो ये बोल रहा है अगर बेटा क्लोरोबेंजीन जो है उसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लग जाए या फिर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लग जाए, तो ये क्या करता है, आपका अच्छा खासा इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से OH इस पर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर यही वाली चीज मेटा पोजीशन पे हो जाती है, तो आपका यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप
आप बस इतना पढ़ो और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जो कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये काफी ज्यादा आ चुका है आपके, शायद 2023 बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो अब आपके पास क्या है, क्लोरीन है और यहाँ पे हेलोरीन है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। तो ये आपके पास हेलोरीन है और आपके पास नाइट्रो ग्रुप है। तो जैसे ही आपने इस कार्बन पे अटैक किया तो आपके पास ये जो शिफ्ट होकर यहाँ पे जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, तो सबसे पहले वो ऐड होगा लेकिन एलिमिनेट नहीं होगा। तो जैसे ही वो ऐड होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इस बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो जैसे ही इसने अटैक किया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पे इसको बना के रखा है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे रेजोनेट करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया किस पे, पैरा पोजीशन पे, तो पैरा कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि नाइट्रो ग्रुप है। तो जब इस पे नेगेटिव आएगा तो उसको डायरेक्टली नीचे क्या लगा हुआ है आपके पास, नाइट्रो ग्रुप। अच्छा अब वो फिर से अगर रेजोनेट कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और फिर से इसको निकाल के यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा देगा, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आती है तो ऑर्थो पे क्या आता है, सॉरी पैरा पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, जिसको उसी की पोजीशन पे लगा हुआ नाइट्रो क्या कर देता है, कम करता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब दूसरी ये बात बताते हैं कि अगर आपके पास ऑर्थो वाला आइसोमर है, ऑर्थो वाले आइसोमर का क्या मतलब है, यहाँ पे क्लोरीन है और नाइट्रो आपके पास कहाँ लगा है, ऑर्थो पे लगा है। अब फिर से जब OH अटैक करता है तो ये टूट के सबसे पहले तो कहाँ जाता है, ऑर्थो पे ही जाता है ना। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे हुआ, सबसे पहले हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो OH ने जब अटैक किया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, क्योंकि ये लीव नहीं कर रहा है तो आपका डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर ऑर्थो पे आपके पास नाइट्रो ग्रुप लगा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑर्थो पे आया और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है जी। अच्छा फिर से ये क्या करेगा, ये आगे जाएगा और फिर से कहाँ आएगा, और पैरा पे आएगा। अच्छा ये फिर से इधर जाएगा और इधर जाएगा और यहाँ पे कहाँ आएगा, ऑर्थो पे दोबारा से आएगा। फिर से ये क्या करेगा, बैक अटैक करके Cl को रिमूव कर देगा और यहाँ पे हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहला स्टेप आपके पास क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और दूसरा स्टेप आपके पास क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ गई। अब तीसरा ये बोल रहा है अगर मेटा वाला आइसोमर है तो आप क्या करेंगे, तो जैसे ही आप इस पे अटैक करेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और फिर ये वाला टूट के यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अच्छा जब इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा रेजोनेट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अच्छा ये वाला टूट के जब और आगे जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और ये वाला नेगेटिव इसको तोड़ के Cl को रिमूव ही कर दे रहा है। लेकिन अगर आप कहीं पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, क्या कहीं पे भी मेटा पोजिशन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो वहां पे इसको लगा के क्या फायदा है। मेरी बात समझ में आ गई। तो जहां पे कभी नेगेटिव चार्ज आना ही नहीं है वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा के क्या फायदा है। तो इसीलिए बोल रहा है कि मेटा पोजीशन पे अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगाते हो तो वहां पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना बेटा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उधर नाइट्रो ग्रुप लगा के फायदा है। अच्छा ऑर्थो पे भी तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसीलिए वहां पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा के फायदा है। तो इसीलिए इसने क्या बोला, तो मैं दोबारा ये बात रीड कर देता हूँ। The effect is pronounced when nitro group is introduced at ortho and para position. However, no effect on reactivity of haloarine is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. और उसकी मैकेनिज्म आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती है। देखो आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट सिंपल सा इसको बता सकते हैं कि अगर ये पैरा पे है, अगर ये ऑर्थो पे है और अगर ये मेटा पे है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आती है, ऑर्थो पे आती है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के फायदा है। अगर पैरा पे लगाते हो तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है और मेटा पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आती, इसीलिए मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगाने का कोई भी फायदा नहीं होता है। अब उस पिछले कंसेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन देके रखा है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास 2023 बोर्ड्स में आ रखा है। तो ये क्या बोल रहा है, कैन यू थिंक व्हाई नाइट्रो ग्रुप शोज इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन। तो वो वाला जो हमने कंसेप्ट लगाया है ये तो आपको पूरा नहीं बनाना है, लेकिन आप उस कंसेप्ट को इस बेसिस पे लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, सुनना, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि जो क्लोरोबेंजीन है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को जब डोनेट करती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पे आती है बेटा, एक तो ऑर्थो पे आती है, एक पैरा पे आती है और एक ऑर्थो पे आती है। और अगर बेटा ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगाए तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर सकता है। सिमिलरली जब क्लोरीन जो क्लोरोबेंजीन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब नीचे जा रही है और पैरा पोजीशन पे आपके पास क्या लगाए, नाइट्रो लगाए, तो जब वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी नीचे को देता है तो कहां पे बढ़ाता है, एक ऑर्थो पे, एक बेटा पैरा पे बढ़ाता है और एक दोबारा से ऑर्थो पे बढ़ाता है। तो फिर से आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे
पे कम हो रही है बेटा, अगर नाइट्रो लगा है तो पैरा वाली की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा ना, फिर भी वो रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तभी तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दोबारा से अटैक कर पाएगा ना। लेकिन अगर आप मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगाते हो तो क्लोरोबेंजीन क्या करता है, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, तो यहीं से फायदा होता है ना, यहाँ पे लगा के अगर नाइट्रो ग्रुप लगाए तभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। लेकिन मेटा पे जहाँ पे कभी नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं, आपने अगर वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है तो यहाँ पे इसको लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये वाला लेस रिएक्टिव होता है। तो चलो आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है, चलिए चेक करते हैं। As shown, the presence of nitro group at ortho and para position withdraw the electron density from benzene ring and thus facilitate the attack of nucleophile on the halorine। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, और नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक जो है वो फैसिलिटेट करता है किस पे, इस कार्बन के ऊपर। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट बात बोल रहा है द कार्बन एनाइन दस फॉर्म इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे को आता है तो यहाँ पे क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज, और जिसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से वो क्या कर जाता है, स्टेबलाइज कर जाता है। द नेगेटिव चार्ज appeared at ortho and para position with respect to halogen substituent is substituted by nitro group, while in the case of meta none of this resonating structure bears a negative charge on the carbon bearing the nitro group। ये क्या बोल रहा है कि जब आपके पास क्लोरीन नीचे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, आपका नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, एक बारी ऑर्थो पोजीशन पे आता है और एक बारी पैरा पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे आया हुआ जो नेगेटिव चार्ज है उसको कौन कम करता है बेटा, नाइट्रो ग्रुप। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज कभी मेटा पे आता ही नहीं है, ठीक है, मेटा पोजीशन पे नहीं आता, तो वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगाने का क्या फायदा होगा। मेरी बात समझ में आएगी। अच्छा सुनना, therefore the presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect of reactivity is observed in the presence of nitro group at meta position। तो ये आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा रीड करेंगे, दोबारा एक बारी पढ़ेंगे और यहाँ पे ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।